Okay, so Takir, welcome on Europedia. सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, And ऐसा अपना प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करने के लिए। okay, and Takir, let me congratulate you क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एज लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक, जो एक बहुत अच्छी जॉब है और बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आप एंटर कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तौकीर, अब मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा और इसका मेन पर्पस है कि आपसे आपकी जर्नी और आपके यस एक्सपीरियंस सर। से जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे हैं उनको सीखने को मिले और वो अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट्स ने, आप जैसे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करके एग्जाम कोई यस निकालते सर। हैं तो उनको काफी ऐसे पॉइंट्स, काफी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अगर एस्पिरेंट्स को पता चले और उसको यूज करें यस तो सर। उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो तौकीर, आर वी रेडी यस सर। नाउ? यस सर, आई एम रेडी। सो तो कि पहला मैं स्टार्ट करूंगा आपकी बैकग्राउंड से। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ से हैं और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और उसके बाद आपका एकेडमिक जर्नी कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं बेसिकली देहरादून उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून से। देहरादून के एक छोटे से गांव रामपुर से। तो सर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। देन स्कूलिंग मेरी गांव के ही लोकल गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम से हुई। देन उसके बाद ट्वेल्थ मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया। देन मैंने जो अपना बीटेक किया वो उत्तरांचल यू नीड टू अनम्यूट तो क्रिया। हाँ। यूनिवर्सिटी की बीटेक। बीटेक करने के बाद सर उसमें उस टाइम बीटेक के टाइम में सर मैं मेरे मैम हुआ करती थी, ओआर पढ़ाती थी, दीपिका मैम। तो उन्होंने बताया कि गेट कोई एग्जाम होता है। ओके। थर्ड ईयर में आके तो पता चला कि हमें करना क्या है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देन फाइनल ईयर में मैंने उनसे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा। और एक जमाल सर थे, वो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाते थे। उनसे मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ के क्वालिफाई कर लिया गेट। तो लगा कि हम तो कर सकते हैं। तो फिर मन में आया कि अब तो दिल्ली जाके प्रिपरेशन करनी चाहिए। देन दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद फिर सर दिल्ली जब कोचिंग करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीरियसली अटेम्प्ट दिया था 2017 में। ओके। तो 2017 में अटेम्प्ट दिया तो वही 62 मार्क्स आए, 4000 कुछ रैंक। तो लगने लगा यार हम तो कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में, सीरियस अटेम्प्ट में अगर 4000 रैंक आ जा रही है तो फिर लग गई कि एक साल और ड्रॉप लेना है। अच्छा। देन 2018 में देन फिर मैंने अपना अ, एक अटेम्प्ट और दिया। उस बार मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज पे ज्यादा फोकस किया। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, 200 समथिंग मार्क्स आए। ओके। बट नहीं हो पाया प्रीलिम्स। ओके। देन फिर ये था कि 2 साल ड्रॉप हो गया, अब क्या करें। हम्म। तो फिर जो सीनियर्स वगैरह थे उन्होंने बताया कि एमटेक में डाल दो, मास्टर चलता रहेगा और प्रिपरेशन करते रहो। देन फिर दिल्ली में ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने फॉर्म भरा। उसका अलग से एंट्रेंस होता है, तो मैंने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल लिया। देन एमटेक एनरोल हो गए 18 से 20 में। अब ओके। 20 तक आते आते कोविड आ गया। कोविड की वजह से प्रोजेक्ट भी डिले हो गया। जो हम्म। मई जून में होना था वो दिसंबर में जा कंप्लीट हुआ। हम्म। देन एमटेक हो गया, फिर वही कि अब क्या करें। हम्म। गेट लगातार दे ही रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। अब हम्म। एमटेक भी हो गया, अब वैसा भी प्रेशर कि मास्टर हो गया, जॉब नहीं है। हम्म। 4 साल से स्ट्रगल चल ही रहा है। हम्म। देन फिर सीरियस हुए। हम्म। यूपीपीएससी ए दिया, उसमें नहीं। और फिर जितने भी एग्जाम हुए हम्म। सब चलते रहे। देन हम्म। फर्स्ट एग्जाम यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर रिटर्न निकला। हम्म। उसका मैंने इंटरव्यू दिया बट फाइनल नहीं हो पाया उसमें। हम्म। देन वही कंटिन्यू प्रिपरेशन जारी रही। हम्म। देन उत्तराखंड पीएससी एई आया। हम्म। उसमें 4-5 ही सीटें थी जनरल की, मैकेनिकल की। उसे हम्म। बहुत अच्छे से पढ़ के दिया। हम्म। उसका सर बताता हूँ मैं, अभी जैसे किस दिन रिजल्ट आया था मेरा, अभी लास्ट मंथ ही इसके रिजल्ट से 2-3 दिन पहले आया। हम्म। और मैं एकदम अपसेट, मेरा नहीं हुआ। उसमें 4-5 हम्म। सीटें थी, मार्क्स अच्छे आ रहे थे 700+। बट हम्म। और अपसेट में तो हम्म। बहुत बुरा, एकदम नेगेटिव जा चुका था। हम्म। बट मेरा ये इंटरव्यू दे के आ रखा था मैं एचपीएससी का। देन फाइनली एक हफ्ते बाद मुझे न्यूज मिली कि मेरा एचपीएससी में फाइनल हो गया आफ्टर वंडरफुल। इंटरव्यू। तो सर वंडरफुल। वही 6 साल की जर्नी। मतलब 6 साल लग गए आपको अपना पहला क्लिक मिलने में। यस सर। अब इस जर्नी में आपने एमटेक भी किया, आपने कोचिंग भी लिया, यस आपका सर। और एग्जाम्स भी यस। लगाते रहे। यस तो सर। ये सारे का सारा फेज होता है। अब तो फिर यस। इस पर्टिकुलर फेज में ना अपने आप को बैलेंस रखना और लगे रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यस कई सर। तरह के प्रेशर्स होते हैं, कई तरह के दिमाग में प्रेशर आते हैं। आपके साथ के फ्रेंड जॉब वॉब में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि आप यस सर। पढ़ाई कर रहे हो, वो जॉब में चले गए हैं।
ये फेज यस को सर। कैसे हैंडल किया आपने, ये फेज कैसा होता है? सर ये ना कभी कभी तो बहुत नेगेटिव आ जाता है कि यार क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ के साथ, मतलब हम्म। सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी जाना, सुबह उठो लाइब्रेरी चले जाओ, शाम को आ जाओ, मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ता है कि हाँ, अपने रिलेटिव दोस्तों की, सब घूम रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हम वही जनवरी का फर्स्ट वीक सबका न्यू ईयर होता है शिमला में, हमारा फर्स्ट संडे को ईएससी का प्रीलिम्स होता था, हम्म, हम्म, तो जनवरी में होता है जनरली, तो वो सब हम्म, सेक्रीफाइसेस होते हैं, फिर लगता है हम्म, कि यार मेहनत कर रहे हैं, अब हम्म, होगा कुछ ना कुछ तो होगा, हमारा काम हम्म, मेहनत करना है, वही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। हम्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी हम्म, में कुछ सिली मिस्टेक होती है, फिर वही फैमिली सपोर्ट थी, सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे पापा की, सही मतलब बात उनके लिए वो ड्रीम था कि यार कोई तो बने, मतलब मैं अपने, है। मेरे यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मैं एक ओके। बेसिकली फार्मिंग फैमिली से आता हूँ, सब फार्मिंग करते हैं पापा हम्म, वगैरह, तो उनके हम्म, लिए था कि कोई तो गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो वो हम्म, पापा का जो ड्रीम था वो वाला बहुत अच्छी। करना था। जी तो ये सर। पूरा एक्चुअली जो मेहनत होती है ना, पूरी फैमिली की होती है, इंडिविजुअल आदमी जी बच्चे की सर। नहीं होती। पूरी जी फैमिली सर। आपके साथ लगी होती है और उन्हीं की यस ब्लेसिंग सर। से आपकी यस सिलेक्शन भी सर। होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। और इसमें एक जी और चीज सर। अच्छी जो मैंने देखी अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस मिशन में स्पेशली, कि इसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मतलब बिहार से भी यस हुए सर। हैं। आप बता रहे हैं कि आप देहरादून से हैं, आपका भी यस हुआ सर। है। मध्य प्रदेश से भी मैं जानता हूँ जिनकी सिलेक्शन हुई यस है। सर। वेस्ट बंगाल से भी सिलेक्शन हुई है। मतलब यस सर। हरियाणा ने सारे इंडिया के जो टैलेंट था, जो बच्चा डिजर्व कर जी रहा सर। होगा, उसको सिलेक्ट किया है। और ये बहुत अच्छा, एक अच्छी जी मेरे को लगता है डेवलपमेंट है, तो बिकॉज यस सर। कैपेबल अगर टीचर बनेगा तो बच्चों को भी आगे कुछ सीखने को मिलेगा। यस सर। तो दैट इज अ हाँ वेरी सर। गुड। यस सर, हाँ आयोग ने एग्जाम कराया है तो फेयरली, मतलब अच्छे से सब कुछ हुआ है, तो जो टैलेंट था वो वो सारा कैपेबल दिया था, है। उसने जॉब ली है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जब कोई तैयारी स्टार्ट करता है, जैसे आपने दिल्ली में स्टार्ट किया, प्रिपरेशन किया यस सर। आपने, तो दिमाग में ये होता है कि सब हम पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। और बीच में क्या होता है कि आपको वेट तो करना पड़ेगा, जब तक नहीं निकलता तब जी तक आप सर। तैयारी करते रहते हो। बीच में एक क्वेश्चन आता है लोग बच्चों के दिमाग में कि सब एमटेक में जाएं या ना जाएं। अब यस सर। एमटेक में जाने के बेनिफिट पिछले कुछ टाइम से जो दिखा है कि टीचिंग की जॉब्स भी अपॉर्चुनिटीज हो जाती, खुल जाती हैं। जैसे मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में देखा और हरियाणा में देखा। तो आपका क्या यस मानना सर। है, बच्चे को एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मेरा पहला क्वेश्चन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन कि अगर एमटेक में चले जाएं आप, तो वहां बैलेंस कैसे करें तैयारी को? सर इसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ सर जी। एक तो ये होता है कि अगर कुछ जो अच्छा स्टूडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एनआईटी वगैरह से होते हैं या जो भी, वो एक दो अटेम्प्ट में गेट निकालते हैं, ईएससी निकालते हैं, चले जाते हैं, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। बट जो एक एवरेज स्टूडेंट है, प्राइवेट कॉलेज से आया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से आया है, तो उसके साथ ये होता है जब ड्रॉप ईयर बढ़ रहा होता है, अब भाई कितना हमारा टैलेंट जरूर बढ़ रहा है, बट अकेडमिकली तो हम वो गैप ही है ना, घर बैठे हैं। हम प्राइवेट में जाएंगे तो वो किसी काम का नहीं है, तो एटलीस्ट एमटेक करेंगे तो हमारे पास, अगर हम बाद में ऑप्शन बनाए, भाई सेकंड ऑप्शन भी तो नहीं है, व्हाट इज प्लान बी, हाँ हमेशा हाँ, प्लान ही प्लान सक्सेस भी। नहीं होते। सही बात है। अब हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए थी नहीं वो चीज, हाँ सही है। तो सर वही प्लान बी के लिए मुझे लगता है कि एमटेक डाल देना चाहिए, एक साल के ड्रॉप के बाद या 2 साल के। और अच्छा। उसमें सेकंड क्वेश्चन ये कि बैलेंस कैसे करें। कैरी, सर कैरी। एमटेक का एक तो बेनिफिट ये है, वो भी फैक्ट है, कि स्टाइपेंड आने लग जाता है, जब हम सही प्रेशर बात। में होते हैं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और हम्म, पैसा ले रहे हैं, तो एक वो 12,400 पर मंथ वो आएगा, प्लस आपके पास एक हायर डिग्री में जा रहे हो आप। हम्म, देन उसमें ये है कि बैलेंस कैसे करें सर, उसमें दो वो हैं कि अगर आपको आईआईटी, अच्छे आईआईटी से जा रहे हो अच्छी रैंक लाके, वहां पे हम्म, वर्कलोड ज्यादा होता है, फिर हम्म, आप, बट उसमें ये है कि आप पूरा फोकस करोगे एमटेक पे, बट उसमें आपके करियर भी है, प्लेसमेंट अच्छी है बहुत प्लेसमेंट सारे आएगा। आईआईटीज की। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ कॉलेज में क्या है कि प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, बट वर्कलोड बहुत कम है, कि तो आपकी कैरी को डिग्री भी रहना चलती पड़ेगा। रहेगी और आप साथ साथ शाम को क्लास करने के बाद आओ और अपनी क्लास कर लो। जैसे मुझे हम्म, जामिया में था, तो पहले क्लास करते थे फर्स्ट ईयर में, तो काफी क्लासेस होती हैं, हम्म, तो 4 बजे फ्री हुए, अच्छी खासी लाइब्रेरी मिल गई हमें कॉलेज की, सही फिर बात आके है। सब बैठ गए, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं 10 बजे तक। सही बात लाइब्रेरी में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो गेट और ईएससी की ही कर है। रहे हैं, तो वो बैलेंस सर हो जाता है, मतलब कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट वो हो जाता है। आपने आपने जो भी बताया, ताकि मैं उसको समराइज करूंगा अब, कि एमटेक सर। आपने बोला कि एमटेक 1-2 साल तैयारी करने के बाद आप बहुत गैप ना हो जाए इसलिए एमटेक ज्वाइन कर लो। एमटेक ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको एक अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा एम्बियंस मिल यस जाता है, तैयारी यस करने सर। का एम्बियंस मिल जाता है। नंबर 2, कितना टाइम तक पेरेंट्स से पैसे लेते रहोगे, तो थोड़ा आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट हो जाता है।
नंबर यस सर। 3 के आपको एमटेक के बेस पे जो अपॉर्चुनिटीज खुलनी है, चाहे वो प्लेसमेंट का हो जाए या अपने और जॉब्स हो जाए, वो भी एक ऑप्शन प्लान बी भी रहता है। ये आपने 3-4 यस बातें जो जी सर। बहुत सटीक बताई और बिल्कुल सही आपने बात बताई, और बैलेंस हो जाता है उसका भी। आपने बच्चों को सोल्यूशन दे दिया कि बड़े ध्यान से चूज करो अपना कॉलेज कि कहाँ जाना चाहते हैं और बैलेंस बनाओ उसका। बहुत सही जी तरीके सर। से आपने इसको समराइज किया। अब मैं चलता हूँ इंटरव्यू की तरफ, ताकि कि इंटरव्यू जो हुआ था आपका वो कैसा हुआ था। क्योंकि अभी भी ना बच्चों को रिटन एग्जाम का तो बहुत नॉलेज है, रिटन एग्जाम की इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इंटरव्यू गाइडेंस का ऐसा कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म अभी यूरोपीडिया ने फाइट मारा है, अदरवाइज ऐसा यस है सर। नहीं। तो लोगों को पता नहीं है कि इंटरव्यू का कैसे करना है, तो आप जैसे लोगों से ही बच्चे सीखते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट सर करूंगा कि डिटेल में आप बताएं कि इंटरव्यू किस तरीके से आपका हुआ था। सर हाँ जी। इंटरव्यू में एक तो आपका सबसे बड़ा हाथ रहता है, नो डाउट, ये नहीं कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ। बट मैंने जैसे यूपी का मेरा रिटर्न निकला था पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। हाँ जी। तो फिर वही होता है ना कि हम जब ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हम मैकेनिकल के लेते हैं कि हम बियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम टाइप्स और एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कौन सी कहाँ यूज हो रही है, बट वो पूछेंगे डिफाइंड बियरिंग। अब वो हम्म, एकदम क्लिक तो नहीं करेगा, हम थ्योरी हम्म, तो नहीं लिख के आ रहे हैं, हम्म, हमने सब छोड़ चुके हैं। तो वो हम्म, जो आप क्लासेस लेते हो, मैंने आपके सारे मैराथन लेक्चर देखे 2-3 बार, जो हम्म, थर्मल के मेरे सब्जेक्ट थे, जनरली आपने ही साहब को पढ़ाए हैं, और भी टीचर्स हम्म, लोग के हैं यूरोपीडिया के, हाँ बट जी। मैकेनिकल के तो आपने मोस्टली सब्जेक्ट के हम्म, आपने कवर कराया है। हम्म, तो एक आपके लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हम्म, प्लस आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स या जिस बुक से पढ़ा है, क्योंकि जिससे हमने पढ़ा है उससे रिवाइज करने में इजी होता है, कि हाँ आप जी। रिकॉल जल्दी कर पाएंगे। हाँ वही जी। चीज आप दूसरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो शायद हम्म, रिकॉल कर पाना टफ होगा। हम्म, तो सर एक वो बेनिफिट होता है। तो हम्म, सर मैं वही अपने नोट्स पढ़ता था और आपके लेक्चर्स देखता था। उसमें मॉक इंटरव्यू सर आप जैसे कराते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं कुछ बच्चों के, जो हम्म, आप योरपीडिया की फैकल्टी हम्म, उसमें क्वेश्चंस पूछ रही है, पूछ तो रहे उन्हें हैं। लिख लो, अच्छा ये क्वेश्चन हम्म, ऐसे बन सकता है, फिर हम्म, आपको वहां टैकल करना है। तो हम्म, सर ये था हम्म। इंटरव्यू का मेरा। अब आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे को शेयर कीजिए, ताकि कैसा हुआ था हरियाणा में। सर इंटरव्यू का ये था कि जैसे हम गए तो पहले तो वही ब्रीफिंग हो रही थी कि आपको अपना नाम डिटेल और कहाँ से किया है, वो नहीं स्टेट कुछ बताना। नहीं बताना है। बस हम्म, आपको बीटेक एमटेक बताना है कौन से हम्म, ईयर में किया। हम्म, तो सर जैसे ही मेरी दूसरे या तीसरे नंबर पे मेरा इंटरव्यू था, हम्म, तो मैं एंट्री होती है, मैं हम्म, जाता हूँ, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि बताएं जी आपने कब बीटेक किया, कब एमटेक किया। तो हम्म, मैंने बता दिया कि सर 16 में बीटेक किया, 20 में एमटेक किया। कि एमटेक किस में किया, मैंने कहा सर थर्मल और फ्लूइड में किया, थर्मल इंजीनियरिंग में किया। तो जैसे ये चेयरमैन सर ने पूछा था, जैसे उन्होंने थर्मल सुना, तो एक सर थे बगल में, वो थर्मल के होंगे, तो उनका कुछ नाम बोल के बोल दिया कि सर आप देखिए, मतलब कुछ नॉन टेक नहीं पूछा, बस ये पूछा कि कहाँ से किया, किस ब्रांच में किया। थर्मल सुनते ही थर्मल वाले सर को बोल दिया। ओके। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपका डिजर्टेशन किस पे था, हम्म, टॉपिक। तो फिर मैंने बता दिया अपना एक्सर्जी एनालिसिस था कंबाइंड साइकिल का। हम्म, तो थोड़ा सा उससे पूछा, देन फिर बोर्ड पे भेज दिया कि बोर्ड पे जाओ हम्म, और कार्नोट साइकिल समझाओ हम्म, कि वो रेफ्रिजरेशन में कैसे यूज होती है। तो सर हम्म, मैंने अच्छे से डायग्राम बना के सारी हीट कहाँ से आ रही है, एक एक पॉइंट अच्छे हम्म, से नोटिस करे कि मतलब एक डायग्राम में सब चीजें क्लियर हो जाएं। हम्म, वो मतलब एकदम सेटिस्फाई लगे, बस एक मैंने हीट गलती से छोड़ी थी, इन हो रही थी, बट हम्म, अच्छे से डायग्राम बना के बहुत डिक्टो मैंने पहले ही, क्योंकि वो थर्मल का बेसिक चीज थी, मैंने कहा हम्म, चलो ये तो अच्छी बात है, वही पूछा जो आता है। तो हम्म, उस पर वो काफी सेटिस्फाई हुए। फिर हम्म, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, हम्म, देन उन्होंने दूसरे टीचर के पास ट्रांसफर कर दिया। हम्म, तो फिर वो शायद डिजाइन के टीचर थे, क्योंकि उनके हम्म, क्वेश्चन डिजाइन से ही आ रहे थे कि हम्म, बियरिंग क्या होता है। जैसे हम्म, बियरिंग में मैंने बोला, फिर मैं डेफिनेशन बता रहा, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, हो सकता है वो हम्म, कुछ और डेफिनेशन सुनना चाह रहे हो। वो शायद हम्म, साउथ साइड के टीचर थे, थोड़ा इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। हम्म, तो सर वो डिजाइन के 2-4 क्वेश्चन पूछे, कौन सी बियरिंग कहाँ यूज होती है, हम्म, कौन सा हम अगर एक्सियल लोड हो तो कौन सी चीज यूज करेंगे, हम्म, सिलेंड्रिकल क्यों यूज नहीं करेंगे, तो ये सब पूछा। देन हम्म, यही सब बेसिक बेसिक चलता रहा, मशीन क्या होती है, हीट हम्म, इंजन और मशीन में डिफरेंस बताओ। हम्म, तो हम्म, और फिर थर्मल वाले सर ने वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, पीएमएम 1, पीएमएम 2, पीएमएम 3। हम्म, तो सर वो बेसिक बेसिक मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था मैं, हम्म, क्योंकि आपने जो लेक्चर पढ़ा रखा सब बता ही रखा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम्म, वहां से पहले से प्रिपेयर था। तो और कुल मिला के मतलब एक दो क्वेश्चन में सॉरी बोला मैंने, हम्म, अदरवाइज ये था मैं आंसर भी हम्म, ऐसे दे रहा था कि वो आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर जी, एग्जाम्पल उन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा, तो मैंने वो ऐसा आंसर दिया कि उसमें कंस्ट्रेंट आए, मुझे पता था हाँ, अगला क्वेश्चन ये होगा कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। मोशन। और उन्होंने क्या कि सर ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, तो ये मैं एक आंसर वो देता ऐसा वर्ड डाल रहा था कि वो मेरे हिसाब से चले। हाँ, ये एक आर्ट होता है कि आप इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में खींचें और अपनी डायरेक्शन में ले जाएं। दिस इज एन आर्ट, हम्म, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने यूज किया वहां पे, ताकि
और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ऐसा करना दैट इज गुड ऑल्सो। अच्छा, उन्होंने हरियाणा से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा आपसे? हरियाणा तो मेरे से हरियाणा से नहीं पूछा। वैसे मैं बेसिक बेसिक पढ़ के गया था कि गवर्नर कौन है, कौन टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, या बेसिक चीजें मैं पढ़ के गया था कि थोड़ा बहुत मैं बता पाऊँ। बट हरियाणा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। क्वेश्चन पूछा नहीं। अच्छा ताकिर, अब आपने सारा बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया, बच्चों को बताया किस किस तरीके से है। अब हम ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड एन एंड ऑफ दिस सेशन। अब मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं आपको, यस उनके सर। लिए क्या मैसेज है आपका? ओवरऑल क्रक्स क्या है अब आपका? सर देखो, ओवरऑल करेक्ट ये है कि नो डाउट के मैकेनिकल में अभी वैकेंसीज कम है, अब थोड़ा टफ है। हम्म, कि जैसे मेरा लास्ट ईयर एक एग्जाम हुआ था यूजीवीएनएल एई, उसमें हम्म, मैंने एक नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका और 4 बबल गलत भर दिए ओएमआर भरते हुए। हम्म, वो मैंने गलती की तो उसे ओवरकम की। अब किसी भी तरीके आप गलती कर रहे हो हम्म, तो उसे ओवरकम करो। प्लस ये है हम्म, कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट तो गेट और ईएससी पकड़ो। ओके। उसमें बहुत कुछ है, इंजीनियरिंग हम्म, सर्विसेज की थ्योरी क्वेश्चन में इतना कुछ हो जाता है कि आपको हम्म, बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, और एट द एंड ये है कि आप लगे रहो। मैं बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट कभी नहीं रहा हूँ, मेरे 10th में भी मतलब फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, इसीलिए हम्म, मैं कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाता था। वो हम्म, 60% थ्रू आउट मांगते थे, हम्म, जबकि मेरे बीटेक में अच्छे हैं, एमटेक में 9 सीजीपीए है। हम्म, बट वो उस टाइम नहीं पढ़ा था हम्म, 10th क्लास में। तो हम्म, ये था कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो सर हम्म, कोई भी कर सकता है, इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अगर वो मेहनत करेगा। ओके। इन दी एंड क्या है कि आपने एफर्ट कितना दिया। भाई हम्म, मैं बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, बिलो एवरेज। अगर हम्म, मैंने कर लिया और इतनी बार 6 बार गेट क्वालिफाई, हम्म, पीआई से गेट दिया ऑल इंडिया रैंक 112, हम्म, तो इतना कुछ कर लिया तो और भी कर सकते हैं। तो हम्म, यही है कि आप लगे रहो, हम्म, अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाई करो। हम्म, इन द एंड होना सबका है, हम्म, टाइम लग सकता है बट होगा जरूर। निराश नहीं होना। वंडरफुल तारिक। ताकिर, ताकिर आपको पता है, मैं आप जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ जो इंटरेक्शन करता हूँ, इसका मेन पर्पस यही होता है, जो आप एंड में बोलते हो ना कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है, ये जनता को बहुत मोटिवेट करती है चीज। लेकिन उनको इस बात के बारे में जरूर फोकस करना चाहिए कि आप जिस टफ सिचुएशन से निकल के आए हैं, वो उनको वो टफ सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। कि नो डाउट आप बोल रहे हो कि मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपने जो एफर्ट मारा है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट होता है। इतने टाइम तक लगे रहना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि लगे रहो। लगे रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए आप लोगों से सीखें, स्टूडेंट सीखें आप जैसे एग्जाम्पल से, और साथ में मोटिवेट होके मेहनत करते रहें। आपने अपना एग्जाम्पल भी दिया कि सब 1-2 मंथ पहले या आपने कुछ दिन पहले ही एक रिजल्ट आया जिसमें आपको नहीं जी हुआ, सर। डिमोरलाइजेशन हुआ। ऐसे बहुत से फेज आते हैं, एक के बाद एक जी के सर। बाद एक के बाद आदमी टूटना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके जी चले सर। रहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जी सर। चलिए हाँ। हाँ जी। यस सर, मेरे लास्ट के कितने एग्जाम थे जो मतलब डी ट्रिपल एस भी 1 नंबर से रुका, हाँ, एचपीसीएल लास्ट ईयर 3 मार्क्स से रहा, हम्म, यूजेवीएनएल ए 1 मार्क्स से रहा। हम्म, तो पिछले 1 साल से वही था कि 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह रहे थे, कि हम्म, अब थ्रेशोल्ड तो आ गया। वही वाली हम्म, बात होती है ना कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो कुछ अलग नहीं है, बस हम्म, उनका एग्जाम अच्छा हो गया, अब अपना भी कोई तो होगा। और हम्म, वो जो सब यूकेपीएससी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा, गेट हम्म, ईएससी प्रीवियस ईयर, वो हरियाणा में काम आया। तो हम्म, उसमें 80 मार्क्स आ गए थे, तो लगा कि अब तो हो ही जाएगा, 100 में से 80 आ गए थे। वंडरफुल। चलिए ताकिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सर थैंक सीखने यू को सो मच। मिला। यू आर वेरी हम्बल पर्सन एंड यू हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बट यू हैव वेरी हम्बल अप्रोच। एंड अच्छी बात ये है ताकिर कि आप जैसे अगर टीचर बनेंगे, आप जैसे लोग टीचर बनेंगे, तो स्टूडेंट के लिए वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप अपनी जर्नी से उनको सिखाएंगे। और ऐसा आदमी जिसने खुद स्ट्रगल करके कोई चीज ली होती है, वो दूसरों के लिए हमेशा एक असेट होता है, वो उसको दूसरों को कभी डिमोटिवेट नहीं करता। बच्चों के लिए वो हमेशा मोटिवेटिंग टीचर रहेगा। एंड आई विश यू द सेम, कि आप बहुत अच्छे एक अध्यापक बने एंड यू लीड अ वेरी गुड प्रोफेशनल करियर इन टीचिंग। सो आई थैंक यू वंस अगेन, एंड जी। दैट इज रियली वंडरफुल इंटरेक्शन। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके,